सो लास्ट क्लास तक कल हमने डिस्कस करा था, इंटरफेरेंस स्टार्ट किया था। बेसिक वेव्स में फेज डिफरेंस क्या होता है, पार्ट डिफरेंस क्या होता है, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। सादिया, वीडियो लेक्चर इस YouTube चैनल पर चला जाता है, आप इस पर देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से 12 बजे तक आ जाएगा आज। तकरीबन 24 घंटे लगते हैं उन्हें एडिट करने में, उसके बाद डाल देंगे, यहाँ आ जाएगा। हाँ, 24 घंटे लगते हैं सादिया। कल जो 4 बजे हुआ था ना, 24 घंटे लगेंगे एटलीस्ट इन लोगों को डालने में। आज आ जाएगा। वो फौरन नहीं आ पाता, उसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ता है ना, तो वक्त लग जाता है। सो इंटरफेरेंस में नेक्स्ट देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वालेकुम सलाम फैज। देखिए, पिछली क्लास तक हमने किया था फेज डिफरेंस क्या होता है, पार्ट डिफरेंस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ वेव क्या थी, फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस को रिलेट कैसे करेंगे, एक सिंगल वेव की कहानी पड़ी थी। लेकिन अगर दो तीन वेव्स कंबाइन कर दें, लाइक लाइट वेव्स का एग्जांपल ले लो, आपने रूम में एक बल्ब ऑन किया, कुछ लाइट वेव्स थी, एक और बल्ब ऑन करोगे तो दोनों की लाइट वेव सुपर इम्पोज कर जाएंगी, कंबाइन कर कर एक सिंगल वेव बनाएंगे। दैट इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप यूज करेंगे जब वेव्स कंबाइन होती है। कई वेव्स कंबाइन होने के बाद जब एक सिंगल वेव बनाएंगी, तब आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव is vector sum of displacement of individual waves. कि अगर आपके सिस्टम में कई वेव्स हैं तो रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर आता है। दैट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अगर आपको कई वेव्स दी हैं तो जो रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट होगा y1 प्लस y2 अप टू yn को वेक्टोरिकली ऐड। अब ये वेक्टर सम और कभी एल्जेब्रिक सम मिलेगा, बेसिकली दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ वेव। जब मैं लाइट वेव लिख रहा हूं तो मैंने कल भी डिस्कस किया था दैट डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टोरिकली है। लेकिन अगर मैं यही आपसे कहता है कि साउंड वेव्स है, साउंड वेव्स में डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है प्रेशर। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो वहां एल्जेब्रिक सम आता है। तो अगर आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्लास 11 की बुक में देखेंगे तो एल्जेब्रिक लिखता है, क्लास 12 की बुक में देखेंगे तो वेक्टर सम लिखता है वेव्स में। तो रीजन यही है, जब 11th में लिखा तो प्रेशर वेव मान के चल रहा है कि साउंड वेव्स की बात कर रहा है, यहां जब लिख रहा है तो लाइट वेव के लिए कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज इलेक्ट्रिक। अब देखो ये दिखेगा कैसे। मैं दो वेव्स ड्रॉ कर रहा हूं, जरा मुझे डायग्राम देखकर बताइएगा इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है। तो देखिए ये आपकी फर्स्ट वेव है,
दिस इज t एंड दिस इज y। ये फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, और ये सेकेंड वेव के लिए मैं ड्रॉ करूं। फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड इज ए, सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड इज बी। ये दोनों वेव कंबाइन हो जाती हैं और कंबाइन होने के बाद जो रिजल्टेंट वेव बनाएंगे। भाई जरा इस फिगर को देखकर मुझे बताइए, इन दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? क्या कोई फेज डिफरेंस है? कोई फेज डिफरेंस नहीं है ना, ये दोनों वेव्स एग्जैक्टली सेम फेज में, कोई फेज डिफरेंस नहीं दोनों वेव्स में, फेज डिफरेंस इज 0, दोनों वेव्स एग्जैक्टली सेम फेज में। अगर दोनों वेव्स एग्जैक्टली सेम फेज में हैं तो ये दोनों वेव्स एड अप हो जाएंगी। ऐड होने के बाद ये जो रिजल्टेंट वेव बनाएंगी, ये उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, विच इज a प्लस बी। ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, विच इज a प्लस बी। एक इस टाइप का एक्सट्रीम सुपरपोजिशन हो सकता है जिसमें दोनों वेव्स ऐड हो जाए। इस टाइप के सुपरपोजिशन को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। दोनों वेव्स ऐड हो गई, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और यहां पर जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 होगा, या आप लिख सकते हैं 2 पाई होगा या 4 पाई। भाई 0, 2 पाई, 4 पाई सब एक ही चीज है ना। 2 पाई के बाद तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक दूसरे को रिपीट कर देते हैं। बताइए यहां तक ये समझ में आया? कंस्ट्रक्टिव समझ में आ रहा है सबको कि वेव्स ऐड हो गई? अच्छा, अब इसके बाद एक चीज और देखिए, ऐसा भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव का फिजिकल मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने एक बल्ब ऑन किया, दूसरा बल्ब ऑन किया, लाइट की ब्राइटनेस बढ़ गई, दैट्स कंस्ट्रक्टिव, वेव्स ऐड हो गई। एक बल्ब लिया, दूसरा बल्ब लिया, ब्राइटनेस बढ़ गई, इसको कहते हैं कि एडिशन हुआ, दैट्स कंस्ट्रक्टिव। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सुपरपोजिशन डिस्ट्रक्टिव हो। तो देखिए डिस्ट्रक्टिव समझिएगा, एक ये वेव है, दूसरी ये वेव। The amplitude of the first wave is A, this is y1 and this is t, and this is t, ये B है। अब बता सकते हो इन दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस कितना है? मैंने कल ड्रॉ करके दिखाया था ये, पाई। यस, दोनों में फेज डिफरेंस पाई का हो जाएगा। तो देखो क्रस्ट और ट्रफ आ रहा है, तो क्रस्ट और ट्रफ की वजह से जब ये दोनों वेव्स ऐड होंगी ना, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये बस a माइनस बी रह गया। अभी आ रहा हूं उसमें, इससे पहले वाला स्लाइड पहले यहाँ। तो अगर ये दोनों फेसेस में, दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस उल्टा जा रहा है, दैट मींस जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस पाई का है, या 3 पाई, 5 पाई, सब आइडेंटिकल होते हैं, तो ये वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अब सब्ट्रैक्ट आउट हो जाएंगे। दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। रियल लाइफ में इसका मतलब है, आपने एक टॉर्च ऑन करी, लाइट की कुछ ब्राइटनेस थी, दूसरी टॉर्च ऑन करी तो रूम में ब्राइटनेस कम हो गई, इसका मतलब वेव्स डिस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज कर रही है।
अब ये बड़ा अनऑब्वियस सा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मैं ऑन करूं तो कुछ लाइट हो, दूसरी ऑन करूं तो कैंसिल हो जाए। वही इंटरफेरेंस है जो आपको स्टडी करना है। बिल्कुल यही चीज आप साउंड वेव्स में भी होता है। ऐसा हो सकता है कि एक स्पीकर ऑन किया, साउंड की कुछ लाउडनेस थी, दूसरा स्पीकर ऑन किया तो ओवरऑल लाउडनेस बढ़ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है एक स्पीकर ऑन किया, कुछ लाउडनेस थी, दूसरा स्पीकर ऑन किया, लाउडनेस गिर गई, कम हो गई। तो अगर ए और बी इक्वल हो जाए तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगी। तो शायद तोहिद याद हो, ये डिस्कशन हमने क्लास 11th में भी किया था साउंड वेव्स में। भाई जो नॉइज कैंसिलेशन डिवाइसेस होती हैं, होता है ना, हेडफोन्स आते हैं नॉइज कैंसिलेशन की, बाहर का कोई भी साउंड अंदर नहीं आएगा। तो बेसिकली यही फैक्ट यूज करते हैं कि एक वेव है जो बाहर से आ रही है, वो हेडफोन अंदर से एक और वेव प्रोड्यूस करेगा ऑपोजिट फेस में, ए और बी इक्वल हो। अगर ए और बी इक्वल हो जाए तो वेव्स कैंसिल कर देंगे एक दूसरे। सो दैट्स डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। दिस इज डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। चलिए मैं लास्ट स्लाइड पर आ रहा हूं, अब लिखिए इसे। ये भी 11th का रिवीजन है, 12th तो इंटरफेरेंस से स्टार्ट होगा। इतना जब आप लिख लें तो मुझे बताइएगा। ये फर्स्ट स्लाइड थी आज की। चलिए सबने लिख लिया? उस्मा लिखा आपने? तो आज दिखेगा, आज कम होता हुआ दिखेगा। चलिए इसको लिखिए। हाँ जोया, विक्टोरिक हम ऐड कर रहे हैं इसे, लेकिन फेस डिफरेंस की वजह से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे अगर मैं आपको एक फोर्स दूं और मैं आपसे कहूं ये 10 न्यूटन है ईस्ट के अलाउ, और एक फोर्स दूं मैं आपको 3 न्यूटन वेस्ट के अलाउ, मैं आपसे कहता हूं इन्हें ऐड कर दीजिए। वेक्टोरिकली तो ऐड करेंगे, लेकिन चूंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एंड रिजल्ट ये आएगा कि ये सब्ट्रैक्ट होकर 7 दे देगा। ऐसे ही होता है ना जोया? बिल्कुल वैसे। चलिए ये लिख लिया आप लोगों ने। अब इंटरफेरेंस स्टार्ट करने से पहले समझिए कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट सोर्सेज क्या होती है। तो देखिए कोहेरेंट सोर्सेज वो पर्टिकुलर सोर्सेज हैं जो लाइट एमिट करेंगी सेम वेवलेंथ की, सेम फ्रीक्वेंसी की, बट कांस्टेंट फेज डिफरेंस की। waves emitting light of same wavelength, frequency, and constant phase difference. सो वो वेव्स जो सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी और एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस की लाइट एमिट करती है, उनको हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस।
दोनों सोर्सेज में वेवलेंथ सेम हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो और फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। ऐसा ना हो कि फेज डिफरेंस पहले पाई था, फिर 2 पाई हो गया, फिर 3 पाई हो गया। फेज डिफरेंस चेंज नहीं करना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो देखो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैंने दो सोर्सेस ली, S1 और S2, और मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर वेव्स पहुंच रही है। तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब है यहां जितनी भी वेव्स पहुंचेंगी, इन सारी वेव्स में फेज डिफरेंस सेम होगा। जितनी भी वेव्स यहां से पहुंचेंगी, सबके अंदर फेज डिफरेंस सेम होगा। इसे आप कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज हैं। फेज डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा, फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट। दीज आर कोहेरेंट। हो सकता है यहां पर फेज डिफरेंस π/2 हो, तो जितनी भी वेव्स पहुंचेंगी, भाई मिलियंस ऑफ वेव्स पहुंचेंगी सोर्सेज से, तो मिलियंस ऑफ वेव्स में फेज डिफरेंस हमेशा π/2 रहेगा। अगर ऐसा है तो कोहेरेंट है। सेम वेवलेंथ होनी चाहिए। जी वजह, फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस की वजह से। कोई और पॉइंट ले लूं मैं अगर, यहां वेव्स पहुंच रही है, अगर ये दोनों वेव्स इस जगह पहुंची और मैं कह रहा हूं फेज डिफरेंस इज पाई, कांस्टेंट है फेज डिफरेंस, तो आप किसे कहोगे कि सोर्सेज जो है आपकी, दो सोर्सेज आर कोहेरेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए नॉन कोहेरेंट सोर्सेज। नॉन कोहेरेंट में क्या होगा, वेव्स जो लाइट एमिट कर रही हैं, उनकी अगर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो सोर्सेज आपकी कोहेरेंट, नॉन कोहेरेंट हो जाएंगे। So if wavelength, frequency, of light emitted by two sources are not same, or phase difference is not constant. Phase difference is not constant. या फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना हो, तो आप कहोगे आपकी जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज आर नॉन कोहेरेंट सोर्सेज। अब एक चीज याद रखिएगा, सबसे मुश्किल काम होता है कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना। तो अगर आप दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस ले लें, कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस ले लो, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट। दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी कोहेरेंट नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दो बल्ब ले लूं, अलग अलग बल्ब लिए, इनसे वेव्स आ रही हैं, वो कोहेरेंट हो। दो अलग अलग वेव बल्ब से जो लाइट आएगी, उसमें वेवलेंथ सेम हो सकती है, फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, बट फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा। बिकॉज फेज डिफरेंस from two independent sources cannot be constant. It varies. ये हमेशा वेरी करेगा। अब देखिए, सुनिए, तब भी नहीं साउंड। देखिए रीजन क्या है, लाइट, अब ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट क्यों होगा और क्यों नहीं होगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा क्वांटम में। तो आपको स्कूल्स में ना, या जो भी आप बुक्स पढ़ेंगे उसमें यहां ले जाकर छोड़ देगा। अब इसके आगे का रीजन क्वांटम फिजिक्स में मैं कोशिश तो कर रहा हूं, पता नहीं मैं कितना समझा पाऊंगा आपको। लाइट जो एमिट होती है, लाइट एमिट कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, फिर लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो एक वेव एमिट कर देता है। अगर आप कह रहे हो दो वेव सेम फेज डिफरेंस की वेव एमिट कर रही है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, दो सोर्सेस,
इसका मतलब है दोनों सोर्सेस के जो एटम्स हैं वो एक साथ हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं और एक साथ लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट में आने का जो टाइम होता है, दैट टाइम इज 10 रेज टू द पावर -8 सेकेंड। तो आप ये श्योर नहीं कर सकते कि दो अलग अलग एटम्स हैं और एक साथ हायर एनर्जी स्टेट में जाए, एक साथ लोअर एनर्जी स्टेट में आए। इन जनरल ये पॉसिबल नहीं होता। कभी पॉसिबल हो गया तो वह स्पेशल केस होगा। इन जनरल ऐसा कभी नहीं होगा कि दो एटम्स एक साथ हायर एनर्जी स्टेट में जा रहे हो और एक साथ लोअर एनर्जी स्टेट में। कुछ ना कुछ लैग जरूर रहेगा। सो कोरेंट सोर्सेस, दो सोर्सेस हैं लाइट की, सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी। ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मैनेज करना बहुत आसान काम है। प्रॉब्लम आती है फेज डिफरेंस के साथ। कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा तो कोरेंट है। नॉन कोरेंट में अगर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी या फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, देन दे आर नॉन कोरेंट। दो इंडिपेंडेंट अगर आपने सोर्सेस ले ली तो वो कभी कोरेंट नहीं हो सकती। रीजन इज फेज डिफरेंस कभी कांस्टेंट नहीं होगा। अब ये इसका रीजन, ये क्यों नहीं फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है, इसका आंसर क्लासिकल में नहीं होता है, इसका आंसर क्वांटम मैकेनिक्स में। कि अगर आपने दो एटम्स लिए, मैं कह रहा हूं ये दोनों अलग अलग एटम से जो रेज आ रही है वो कोरेंट है, इसका मतलब एटम एक साथ हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा, एक साथ लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, जो पॉसिबल नहीं होता। हाँ, वजह एक ही सोर्स को हम कई पार्ट्स में तोड़ देंगे तो वहां से कोरेंट मिल जाएगा। एक ही सोर्स को कई पार्ट्स में तोड़ देंगे, एक ही लाइट आ रही है उसी को कई पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे तो कोरेंट। इतना लिखिए, फिर इंटरफेरेंस में आएंगे। चलिए, इससे फिर मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, इंटरफेरेंस। लिखिए सर। कोरेंट और नॉन कोरेंट के बाद द नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस। देखिए, इंटरफेरेंस का मतलब है आपके पास दो सोर्सेस हैं, वो लाइट वेव्स एमिट कर रही हैं, लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो अगर वेवलेंथ कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ये दोनों सोर्सेस कोरेंट है। दो कोरेंट सोर्सेस से अगर लाइट आ रही है और वो सुपर इंपोज कर जाती है, तो वो सुपर इंपोज करने के बाद दो तरह के काम करेगी। या तो वो वेव ऐड हो जाएगी, ऐड हो गई तो आपकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी सिस्टम की, मैं लाइट वेव की अगर बात कर रहा हूं, या वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकती है, कैंसिल कर देगी तो डार्क मिल जाएगा। तो इंटरफेरेंस इज, इट्स अ फेनोमेना ऑफ redistribution of light energy redistribution of light energy due to superposition of light waves from two coherent sources. अगर आपने दो कोहेरेंट सोर्स ली, कोहेरेंट सोर्सेज आप जानते हैं, सोर्सेज एमिटिंग लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी एंड अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, वहां से जो लाइट वेव्स आ रही हैं, वो लाइट वेव्स अगर सुपर इंपोज कर जाती है तो आपको इंटरफेरेंस का फेनोमेना मिलेगा। इंटरफेरेंस मींस किसी जगह वेव्स ऐड हो जाएंगी तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। किसी जगह वेव्स कैंसिल हो जाएंगी तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। बट ये कोहेरेंट होना बहुत जरूरी है, कोहेरेंट नहीं हुई तो आपको इंटरफेरेंस नहीं दिखेगा। तो इंटरफेरेंस का मतलब कुछ ये है कि मैंने एक बल्ब ऑन किया,
कुछ ब्राइटनेस थी, दूसरा बल्ब ऑन किया, एक जगह तो ब्राइट बना, मतलब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बन गई, और एक जगह डार्क बना। डार्क होने का मतलब है लाइट ने लाइट को कैंसिल कर दिया। फिर एक जगह ब्राइट बनेगा, लाइट और लाइट ऐड हो जाएगी। मैं अभी एक एनिमेशन दिखा रहा हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। एक जगह डार्क बनेगा, लाइट और लाइट एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, सो दैट इज इंटरफेरेंस। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि ये तो कभी नहीं दिखता, लाइक अगर आपके रूम में दो बल्ब हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि आपने एक बल्ब ऑन किया तो लाइट कुछ थी, दूसरा बल्ब ऑन करते ही रूम में किसी जगह लाइट कैंसिल होती हुई दिखे, डार्कनेस दिखे। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि आप रूम में जो दो बल्ब लेंगे ना, दे आर नॉट कोहेरेंट, दे आर नॉन कोहेरेंट बल्ब। नॉन कोहेरेंट में आपको इंटरफेरेंस नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास बल्ब है जो कि कोहेरेंट है, तो वहां पर आपको इंटरफेरेंस दिखना जरूर शुरू हो। अब इंटरफेरेंस सबसे पहले यंग्स ने शो किया था। जरा सुन लो, छोटी सी कहानी है। जब तक न्यूटन था ना, न्यूटन सपोर्ट करता था कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी मींस लाइट में पार्टिकल्स हैं। तो जब तक न्यूटन रहा, उस जमाने तक लाइट को लोग ऐसे ऑब्जर्व करते थे कि एक कैंडल ले ली, उस कैंडल से कुछ पार्टिकल्स जा रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। ये पार्टिकल सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, तो इंटरफेरेंस जैसा कोई फिनोमेना न्यूटन ने कभी प्रिडिक्ट ही नहीं किया था, हो ही नहीं सकता। पार्टिकल्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, वेव सुपर इम्पोज करती। सुपर इम्पोज करने के लिए स्प्रेड आउट होना जरूरी है। पार्टिकल स्प्रेड आउट नहीं करते, वेव स्प्रेड आउट करती। तो यंग्स ने अर्ली 18 सेंचुरी में पहली बार ये शो करके दिखाया कि एक्चुअल में लाइट पार्टिकल नहीं, वेव है। लाइट वेव्स स्प्रेड आउट भी करती हैं, लाइट वेव सुपर इम्पोज भी करती हैं, सुपर इम्पोज करने के बाद ब्राइट और डार्क स्पॉट्स भी बनाती हैं। तो ये पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था लाइट एज अ वेव प्रूफ करने। तो आपके सिलेबस में भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। जो पहला एक्सपेरिमेंट यंग्स ने किया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या किया यंग्स ने, यंग्स को शो करना था कि लाइट बेसिकली इंटरफेयर करती है। तो यंग्स ने एक सोर्स ली, इसे कहते हैं सोर्स स्लिट। दिस इज अ सोर्स स्लिट। सो ये अब उसने एक सोर्स स्लिट ली, उसके आगे ना उसने एक डबल कार्डबोर्ड रख दिया, उस कार्डबोर्ड में दो होल कर दिए। तो ये जो दो होल्स हैं, ये दो स्लिट्स की तरह काम करेंगे। स्लिट का मतलब कार्डबोर्ड लिया, दो होल कर दिए, वो होल स्लिट्स हैं जहां से लाइट पास हो सकती है। इसे कहते हैं डबल स्लिट। तो जब इस सोर्स से लाइट वेव्स गई, तो ये लाइट वेव्स इन स्लिट से पास होने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो ये जो दो स्लिट्स हैं, ये दो स्लिट्स दो सोर्सेस की तरह काम कर रही हैं। अब इन दोनों सोर्सेस में लाइट आ कहां से रही है? एक ही बल्ब से। तो आप कह सकते हैं ये जो दोनों स्लिट्स होंगी, ये बेसिकली कोहेरेंट सोर्सेस की तरह काम करेंगी। तो यंग्स में जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, डबल स्लिट का मतलब ये कि एक लाइट सोर्स ली, बल्ब ले लिया, बल्ब से कुछ लाइट आई, उसके आगे एक कार्डबोर्ड रख दिया, उसमें दो होल कर दिए। ये कार्डबोर्ड एक्ट करेगा एज अ डबल स्लिट। अब जब ये वेव्स आगे बढ़ेंगी, तो भाई वेव स्प्रेड आउट करती है, तो ये वेव्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करना शुरू कर देंगे। और कंबाइन करने का मतलब है ये वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेंगे। और जब आप स्क्रीन लोगे यहां,
तो स्क्रीन पर कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां वेव्स ऐड होंगी, ऐसे करके वेव्स ऐड हो जाएंगी, सेम फेस में होंगी, एक ये वेव और एक ये वेव, ये वेव्स ऐड होंगी। जहां वेव्स ऐड होंगी उन पॉइंट्स को आप कहोगे, उन रीजन्स को आप कहोगे ब्राइट स्पॉट्स या ब्राइट फ्रिंज कह देते हैं वेव ऑप्टिक्स की लैंग्वेज। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जहां पर आकर ये वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल होने का मतलब है एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ ओवरलैप कर गया, जो मैंने आपको डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में दिखाया था। तो यहां पर जो मिलेगा वो आपको डार्क फ्रिंज मिलना शुरू हो जाएगा, और इसी तरह से ऑल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते चले जाएंगे। अब ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो यंग्स को दिखे, ये तभी हो सकते थे जब वेव सुपर इम्पोज करते हैं। सुपरपोजिशन साउंड वेव में स्टैब्लिश फिनोमेना था, लोग जानते थे कि साउंड वेव सुपर इम्पोज करती है, बट द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव इज समथिंग न्यू। इसके बाद फिर यंग्स ने इस रिजल्ट्स को अपने सपोर्ट किया और लाइट एज अ वेव थ्योरी एस्टैब्लिश हो गई। ये अर्ली 18th की कहानी है। तो आपका पूरा जो इंटरफेरेंस है दैट्स बेसिकली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। तो ये जहां पर वो फ्रिंजेस देख रहा है ये स्क्रीन है, ये जो दोनों स्लिट्स हैं, इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन दोनों स्लिट्स के बीच का, इसे हम स्मॉल डी कहते हैं। स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन है ये वाला, इसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, वजाहत का कुछ क्वेश्चन है, फेस या आउट ऑफ फेस किसी पॉइंट। हाँ वजाहत, यहां फेस डिफरेंस 0 है, यहां फेस डिफरेंस 180 डिग्री है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां π/3 होगा, π/6 होगा, लेकिन उसको ड्रॉ नहीं करते क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं दे रहा जो कि बहुत प्रोमिनेंट। जो दिखेगा ना आपको स्क्रीन पर बहुत प्रोमिनेंट, वो ब्राइट दिखेगा या डार्क दिखेगा। इसीलिए थ्योरी में हमेशा से ब्राइट और डार्क लेके चलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ब्राइट और डार्क के बीच की चीजें नहीं होंगी, ऐसा भी होगा कहीं फेस डिफरेंस π/3 हो, कहीं π/4 हो, लेकिन उसे ड्रॉ नहीं करते क्योंकि वो कुछ खास दिखा नहीं रहा। अब ये जो मैंने लिखा है इसको आप लिखना शुरू कीजिए, तब तक मैं आपको एक एनिमेशन दिखा रहा हूं, उससे जरा सा ये और क्लियर हो जाएगा। मैं लिखा आप लोगों ने? या रुक जाओ, अभी अभी ये फिगर ड्रॉ कर लेना, पहले एनिमेशन देख लो, शायद थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए, तुम और बेहतर ड्रॉ कर पाओ। भाई ये विजिबल है? अजय थोड़ी सी ना 5-7 मिनट की कहानी होगी, पहले देखो। तो ये पहले शो कर रहा है कि पार्टिकल्स में और वेव्स में फर्क क्या है। तो अगर दो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स लोकलाइज्ड होते हैं, आप बता सकते हो कि एग्जैक्ट पार्टिकल की पोजीशन क्या है। पार्टिकल्स आर लोकलाइज्ड, लाइक ये अगर दो पार्टिकल्स हैं, आप बता सकते हैं किसी एक पॉइंट पर पार्टिकल की क्या पोजीशन होगी, पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है। स्प्रेड आउट नहीं करते पार्टिकल, पिन पॉइंट एक जगह रहते हैं। पार्टिकल्स अगर आइसोलेटेड सिस्टम हो तो मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। लेकिन अगर मैं पार्टिकल्स की जगह वेव्स लूं, अगर आप वेव्स लेंगे, वेव्स लोकलाइज, पार्टिकल्स लोकलाइज, एक एक पोजीशन है पार्टिकल में, लेकिन अगर आप वेव्स लेकर चलोगे, वेव्स लोकलाइज नहीं होती, वेव्स डीलोकलाइज है। देख रहा है, वेव स्प्रेड आउट करती चली जाती। तो अगर मैं आपसे यहां पूछूं इस सिस्टम में
वाटर वेव कहां पर है आप नहीं बता सकते। आप ये जरूर बता सकते हो कि यहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, दूर जाएंगे तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। एम्पलीट्यूड चेंज करता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं करता। अब अगर आप वाटर वेव्स लेंगे तो वाटर वेव की आप फिक्स पोजीशन नहीं बता सकते। मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि वाटर वेव किसी एक फिक्स पॉइंट पर होगी। आप ये बता सकते हो कि एक जगह एम्पलीट्यूड ज्यादा है, दूसरी जगह एम्पलीट्यूड कम होगा। जैसे अगर साउंड वेव्स ही गए, आप रूम में बात कर रहे हो, आपसे पूछे कोई कि भाई इस रूम में साउंड वेव्स किस जगह है, आप पिन पॉइंट नहीं करके बता सकते कि यहाँ साउंड वेव होगी और यहाँ साउंड वेव नहीं है। आप ये कहोगे कि भाई जो सोर्स है, जो स्पीकर रखा है, उसके पास साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मिलने की। जैसे जैसे दूर जाओगे एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा, प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन पार्टिकल एंड वेव। पार्टिकल लोकलाइज्ड होते हैं, एक जगह रहते हैं, वेव्स डीलोकलाइज्ड। अब वेव्स के इसी डीलोकलाइजेशन की वजह से वेव सुपर इम्पोज कर जाती है। तो यहाँ तो एक सोर्स थी तो वेव्स डेवलप हुई। अब जैसे ही आप मल्टीपल सोर्सेस लोगे, मान लीजिए आपने दो सोर्सेस ले ली, तो आपको दिखेगा कि दोनों सोर्सेस की जो वेव्स हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है, सुपर इम्पोज कर रही है। पहले वाटर वेव्स में दिखाएंगे क्योंकि वाटर वेव्स दिख जाती हैं आपको। लाइट वेव्स जाहिर सी बात है, अगर रेड कलर की लाइट है उस तरह से पैटर्न दिखता नहीं है, इसीलिए वाटर वेव से समझा दिया जाता है। तो ये एक सोर्स थी, वेव्स डेवलप हुई। अब यहाँ देखो, अगर मैंने दो सोर्सेस ले ली तो एक क्लियर पैटर्न दिख रहा है कि ये दोनों वेव्स एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर रही है, ओवरलैप कर रही है। तो ये वेव फिनोमेना है, पार्टिकल का नहीं। दो पार्टिकल बिना ओवरलैप करे हुए रह सकते हैं, लेकिन अगर आप दो वेव्स ले लेंगे तो वो वेव्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगी, क्योंकि वेव्स स्प्रेड आउट करती हैं, डीलोकलाइज्ड। तो ये किसी भी तरह की वेव हो, ये देखिए जैसे आपने दो सोर्सेस डाल दी, देखो इन दो सोर्सेस से जो वेव्स आ रही है ओवरलैप कर रही है। एक सोर्स और दूसरी सोर्स की यहाँ वेव्स ओवरलैप कर ये पैटर्न बना रही है। एक वेव, एक सोर्स ने, एक सेकेंड, एक सोर्स ने इस तरह का पैटर्न प्रोड्यूस किया होगा, दूसरी वेव का जो पैटर्न है वो उसके साथ ओवरलैप कर रहा है। जैसे यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली दो सोर्सेस दो वेव्स बना रही है, जो वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करती चली जा रही है। तो बेसिकली यही यंग्स का आर्गुमेंट था कि अगर लाइट वेव्स है तो उन्हें सुपर इम्पोज करना चाहिए। अब ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी कि लाइट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो ओवरलैपिंग की बात ही नहीं आती। तो अगर न्यूटन थ्योरी ठीक होती तो सुपरपोजिशन कभी होता ही नहीं। दिस इज कॉर्पस्कुलर थ्योरी कि लाइट जो जा रही है दैट इज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, कॉन्टिन्यूसली पार्टिकल्स मूव करते चले जा रहे हैं। लाइट से भी पार्टिकल्स आ रहे हैं, बल्ब है, सब पार्टिकल्स जा रहे हैं, पार्टिकल्स कभी एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करेंगे। दैट इज कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अब इस कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अगेंस्ट यंग्स ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, दैट्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स बेसिकली शो कर रहा था दैट लाइट इज अ वेव, लाइट एक्चुअल में सुपर इम्पोज करती है। क्योंकि अगर लाइट ऐसी है जो न्यूटन प्रेडिक्ट कर रहा था तो सुपरपोजिशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर लाइट ऐसी है तो लाइट जरूर सुपर इम्पोज करेगी, अगर लाइट वेव है। तो इसने क्या किया, जो मैंने सोर्स स्लिट दिखाई दी आपको, ये वो सोर्स स्लिट है। उसने एक सोर्स ले ली बल्ब, हालांकि उसने ये वाला बल्ब नहीं लिया था, एक सोडियम बल्ब था जो कि बहुत मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करता है, बट ये एक सोर्स ली। ये कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड में दो स्लिट्स ले, इन स्लिट्स के बीच का सेपरेशन उसने ऑलमोस्ट 1 mm लिया था, 1 mm के आसपास इन दोनों स्लिट्स के बीच में। तो क्लियर है कि लाइट आपको दिख रहा है, एक सोर्स से लाइट गई, जैसे ही इस कार्डबोर्ड पर जाएगी ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी। तो ये लाइट आपकी दो पार्ट्स में ब्रेक होगी। तो यहां से दिख रहा है दो वेव्स जा रही है, पहले ये वेव्स अलग थी, जैसे जैसे ये वेव्स आगे जा रही हैं ये वेव्स एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करती चली जाएंगी। और सुपर इम्पोज करने के बाद जब ये स्क्रीन पर पहुंचेंगी तो स्क्रीन पर एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी और ब्राइट सा पॉइंट मिल रहा होगा। लाइक अगर आप येलो लाइट ले रहे हैं, एक पॉइंट होगा जो बहुत येलो होगा, बहुत ब्राइट होगा। एक कंपेरेटिव डार्क मिलेगा, ब्राइटनेस कम होती हुई दिखेगी। अगर ये दोनों स्लिट्स का साइज एग्जैक्टली सेम हो तो दूसरा पॉइंट ऑलमोस्ट ब्लैक दिखेगा। तो ये शो कर रहा है कि वेव्स ऐड हो गई। ये ब्राइट जो पॉइंट है शो कर रहा है वेव्स ऐड हो गई। जो डार्क से पॉइंट्स आ रहे हैं बीच बीच में, ये शो कर रहे हैं कि वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, जो डार्क लाइंस आ रही है।
कि वेव्स एक दूसरे को कैंसिल करें। और ये जो पीछे इसने ड्रॉ करके दिया ना, दैट्स इंटेंसिटी, कि यहाँ पर ब्राइट में इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, डार्क में इंटेंसिटी जाकर कम हो जाएगी। ये इंटेंसिटी कम हो रही है, या इंटेंसिटी ज्यादा थी फिर कम हो गई फिर ज्यादा हो गई। तो ये बेसिकली बता रहा है कि यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है या इंटेंसिटी मिनिमम। तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। तो ऐसा नहीं होगा कि आप रूम में करें और आपको एकदम दिख जाए कि हो गया एक ब्राइट है रेड, मान लीजिए आपने लाइट ले ली तो एक स्पॉट रेड मिल रहा है आपको वॉल पर और एक बिल्कुल ब्लैक मिल रहा है। डार्क मीन्स कम होगी, इंटेंसिटी सिग्निफिकेंटली कम होगी। आप देखकर अंदाजा लगा सकते हो, अच्छा यहाँ तो बहुत ब्राइटनेस है लेकिन यहाँ ब्राइटनेस कम। और एक चीज और इंटरेस्टिंग है, अगर मैं ये दोनों सोर्सेज आइडेंटिकल ले लू ना, ये वाली और ये वाली सोर्सेज आइडेंटिकल ले लू, तो ये जो इंटेंसिटी है ये इन दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी की 4 टाइम्स हो जाएगी। बेसिकली रूम में क्या होता है, मैं एक बल्ब ऑन करूं और एक दूसरा बल्ब ऑन करूं तो इंटेंसिटी डबल होगी, लेकिन यहां पर इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। क्यों 4 टाइम्स हो रही है वो हमें डिस्कस करेंगे। अब ये बताइए, इंटरफेरेंस, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझ में आया आपके? चलिए अब इसकी थ्योरी हमें डेवलप करनी है, तो मैं इसको हटा रहा हूं। इसकी थ्योरी डेवलप करनी है, कि थ्योरी बेसिकली देखो क्या डेवलप करनी है, कि यहां से जो सोर्सेज आ रही है ना, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, नहीं अमान, दो बार सुपर इम्पोज वेक्टोरिकली हो रहा है, सो फेज डिफरेंस विल मैटर। उसको देखेंगे कि वो क्यों 4 टाइम्स हो रही है। सो जो थ्योरी हमें डेवलप करनी है, जो इक्वेशंस, जो फॉर्मूला हम डेराइव करेंगे, देखो हम करेंगे क्या। हम इस पहली वाली जो सोर्स है ना आपकी, यहां से आती हुई लाइट की, ये जो सोर्स है, यहां से जो लाइट आएगी पहले उसकी इक्वेशन लिखेंगे। फिर ये सोर्स है, यहां से जो लाइट आएगी हम उसकी इक्वेशन लिखेंगे। फिर इन दोनों को कंबाइन करके जो लाइट आएगी हम उसकी इक्वेशन लिखेंगे। ये बेसिकली कंबाइन करने के बाद जो भी आ रही है, फिर उसमें हम ये दिखाएंगे कि भाई जहां पर सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव है कुछ पर्टिकुलर फेज डिफरेंस के लिए, वहां ब्राइट फ्रिंज बनना चाहिए। तो फिर हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, अच्छा ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है, जिस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे। डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे कि डार्क फ्रिंज की वैल्यू क्या है, वो हम ड्राइव कर सकते हैं। तो ये आपकी कैलकुलेशंस होंगी। सो मैं इसे हटा रहा हूं। इसमें और किसी को कोई डिस्कस करना है? एक बार ये पिक्चर क्लियर होना तो मेरे लिए जरा इक्वेशन लिखनी आसान हो जाती है। ओके, चलिए अब इसे ड्रॉ कर लीजिए। फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन निकालते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालते हैं। चलिए इसको फिर मैं रब कर रहा हूं, नेक्स्ट देखिए। अब आपको थ्योरी डेवलप करनी है इंटरफेरेंस की। तो आपने दो वेव्स ली। अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन शायद हो जाए तो बताइएगा। शायद हो जाए तो बताइए, सर रब करते हैं।
So equation of waves from source S1 and S2. तो सोर्स S1 से जो वेव आई, मैं उसकी इक्वेशन लिख रहा हूं A sin ओमेगा t. देखिए मैं kx वाली टर्म नहीं ले रहा, kx वाली टर्म नहीं यूज कर रहा. रीजन सिर्फ ये कि जो इंटरफेरेंस होगा वो टाइम वेरिएशन की वजह से होता है. तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं सब कुछ सॉल्व कर रहा हूं ओरिजिन पर x इक्वल टू 0. तो y1 इज A sin ओमेगा t एंड y2 इज दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है B sin ओमेगा t प्लस y. ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2. ए और बी दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड है. फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन देम. फाई इज द फेज डिफरेंस. अच्छा, एक चीज का और ख्याल रखिएगा, अगर आपको एम्पलीट्यूड पता है तो आप इंटेंसिटी निकाल सकते हैं. इंटेंसिटी ऑफ वेव फ्रॉम सोर्स 1. फर्स्ट सोर्स अगर आप लेंगे, वहां से जो वेव की इंटेंसिटी होगी I1, इसे आप लिख सकते हैं KA स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 3. सोर्स 2 से जो वेव आएगी उसकी इंटेंसिटी आप लिख सकते हो KB स्क्वायर. where K is some constant, जिस कांस्टेंट की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम हमेशा रेशियोज लिया करेंगे. तो ये कुछ ऐसे कांस्टेंट की वैल्यूज कभी नहीं दी होती, क्योंकि हमेशा आप रेशियोज यूज करते हैं, कहीं ना कहीं ये सेट हो जाते हैं. ऐसी एक कांस्टेंट आपने 11th में किया था, कैपलर्स थर्ड लॉ में, टी स्क्वायर इज के आर क्यूब. इस के की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी. अब ये दोनों वेव्स कंबाइन कर रही हैं. आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव. तो उसके लिए आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं. y is y1 plus y2. y1 is A sin omega t. y2 is B sin omega t plus y. ऐड कर दिया. अब जब आप इन्हें ऐड करोगे, इसे ओपन कर दीजिए. दिस इज A sin omega t plus B. sin A plus B ओपन हो जाएगा, sin A cos B प्लस cos A sin B. तो जब आप इन्हें ऐड कर देंगे तो y हो जाएगा A sin ओमेगा t प्लस B sin ओमेगा t cos phi प्लस B cos ओमेगा t sin phi. अब आप एक काम कर सकते हैं, ये sin ओमेगा t और sin ओमेगा t कॉमन आ जाएगा फर्स्ट टू टर्म्स में. साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया, ये बच गया A प्लस बी कॉस फाई और ये आ गया B साइन फाई कॉस ओमेगा टी. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब देखिए ये जो थर्ड इक्वेशन है ना, ये वाली, ये बेसिकली रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है. लेकिन परेशानी ये है कि वेव इक्वेशन हम इस फॉर्म में जानते हैं, तो ये तो कुछ और ही रैंडम फॉर्म में दी हुई है. दिख ही नहीं रही कि कहाँ एम्पलीट्यूड है, कहाँ फेस है, कहाँ फ्रीक्वेंसी है, कुछ नहीं दिख रहा है इसमें. तो इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन करूंगा. भाई मुझे इक्वेशन नंबर 3 तक बताइए, लिखिए मत, मैं भी नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं पीछे आ जाऊंगा. मुझे डाउट्स बताइए, अगर यहां तक कहीं कोई डाउट है, आप कहीं अटके हैं थर्ड इक्वेशन.
यह है इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपको नहीं दिख रही है वेव इक्वेशन, इसे मैं वेव इक्वेशन बना दूंगा। अच्छा, फिफ्थ इक्वेशन है। ओके, और किसी का कोई डाउट इसमें? क्लियर है सबका? तो ये जो वेव इक्वेशन है ना, ये जो आप उसमें अच्छा, ये जो वेव इक्वेशन है बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था, दोनों वेव्स कंबाइन होकर एक सिंगल वेव बना रही है, उस सिंगल वेव की इक्वेशन है। जाहिर यहां मैंने सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करी है, जिसे लिखते हैं साइन ए प्लस बी, विच इज साइन ए कॉस बी, ये आपको याद करनी पड़ेगी, प्लस कॉस ए साइन बी। तो आपने जाहिद ए की जगह ओमेगा टी लिया, बी की जगह फाइ लिया, साइन ए कॉस बी तो साइन ओमेगा टी कॉस फाइ, कॉस ए साइन बी तो कॉस ओमेगा टी साइन फाइ। जाहिद हुआ भी क्लियर? मैं ये आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, ये आपको याद करनी है। हाँ अरबाब, इंटेंसिटी वेव की हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ये स्टैंडर्ड रिलेशन है, 11 से यूज करते हुए आ रहे हैं कि जब भी आपको वेव का एम्पलीट्यूड देगा और इंटेंसिटी पूछेगा, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा, दैट्स अ फैक्ट। जैसे वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम आपको याद होता है, ऐसे ही आपको इस चीज को एटलीस्ट याद करना पड़ेगा कि अगर एम्पलीट्यूड दिया है तो इंटेंसिटी उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। अच्छा, इसके बाद अब ये जो इक्वेशन है ना, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। सो y इज साइन ओमेगा टी a प्लस बी कॉस फाइ प्लस b साइन फाइ कॉस ओमेगा टी। एक सेकेंड, y इज साइन ओमेगा टी a प्लस बी कॉस फाइ प्लस b कॉस ओमेगा टी और b साइन फाइ कॉस ओमेगा टी। इसे हमने कहा था इक्वेशन नंबर 5, यही था ना, b साइन फाइ कॉस ओमेगा टी। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना, यहां कहीं इक्वेशन, वेव इक्वेशन है ये, बस इस वेव इक्वेशन को ओपन कर दिया, यहां कहीं रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी है और रिजल्टेंट वेव का फेज कांस्टेंट भी है। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने का तरीका है, हम आर एज्यूम करते हैं, इसी में कहीं आर छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा, तो मैं आर लेता हूं, आर इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, आर आपकी रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। थीटा मैं ले रहा हूं विच इज फेज कांस्टेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव। जैसे इन वेव्स के लिए था ना, इस वेव का एम्पलीट्यूड ए था, इसका बी था, इसके लिए फेज कांस्टेंट फाइ है, रिजल्टेंट वेव के लिए फेज कांस्टेंट थीटा। तो आप एक चीज लिख सकते हैं, आप ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, a प्लस बी कॉस फाइ को आप लिख सकते हैं आर कॉस थीटा, b साइन फाइ को आप लिख सकते हैं आर साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ये कुछ मैथमेटिकल सब्स्टिट्यूशन से मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखा सकूं आपको। और ये जो मैंने आर और थीटा एज्यूम करा है, इस आर और थीटा को भी मैं ए और बी की टर्म्स में कन्वर्ट कर दूंगा, तो आपको दिख जाएगा कि मेरा अजम्पशन मैंने ए और बी की टर्म्स में ले लिया। ए पता है ना आपको, बी पता है, फाइ पता है, ये मैंने एज्यूम करा है। ये मैं आपको दिखा दूंगा कि ये सब ए बी और फाइ की टर्म्स में आ जाएगा, आर बी और कॉस थीटा। ये काम मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि इसे मैं वेव इक्वेशन बना दूं। तो अगर मैं 7 को 5 में रख दूं, मतलब वेव इक्वेशन बना ना दूं, वेव इक्वेशन तो ये है, सिर्फ दिखने लगे कि ये वेव इक्वेशन। तो देखिए ये था साइन ओमेगा टी, ए प्लस बी कॉस फाइ को आर कॉस थीटा लिख दीजिए, बी साइन फाइ की जगह आर साइन थीटा लिख दीजिए। जाहिद अब बताइए मुझे फिर से जो मैंने रिलेशन आपको बताया था,
ये किसी का दिख रहा है आपको? साइन का कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है यहाँ? जी जाहिद, कहीं नजर आ रहा है रिलेशन? हाँ जी, गुड। हाँ जोया, थैंक्स। 7 and 6 and 5, हाँ जी बिल्कुल। तो ये आ गया साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का आ गया एक्सटेंशन। तो आप लिख सकते हैं y है r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 8। हाँ भाई, यहां तक बताइए मुझे। और ये इक्वेशन है रिजल्टेंट वेव, जो दो वेव्स को कंबाइन करने के बाद जो रिजल्टेंट वेव आई है उस वेव की इक्वेशन। यहीं से हम निकाल लेंगे कि कहां कब ब्राइट होगा कब डार्क होगा। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट्स? कोई डाउट नहीं है? चलिए, वेरी गुड। हाँ तो देखिए आयशा, ये मैंने जैसे लास्ट लिखा था ना, ये वाला फॉर्मूला लिखा था, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैं उल्टा, अगर ये दिया है तो इसे ये लिख सकता हूँ। उल्टा जा सकते हैं ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी दिया है तो इसे साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो यहां तो मैंने एक्सपेंड करा था, और इस यहां पर मैं उल्टा जा रहा हूं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को साइन ए प्लस बी लिख दिया। जी आयशा बताइए, अब आया? अब आपका अगला काम यह है किसी तरह से आर और थीटा को अलग अलग ए बी और फाई की टर्म्स में ले आए। तो देखिए उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। उसके लिए आपको करना होगा 6 और 7 सॉल्व करना होगा। सॉल्विंग इक्वेशन 6 and 7। तो देखिए इक्वेशन नंबर 6 है a प्लस बी कॉस फाई इज r cos थीटा, और b sin फाई इज r sin थीटा। नाम सही है ना? हाँ, 6 and 7। ये है इक्वेशन 6 और ये 7। आपका मोटिव है किसी तरह से r निकाल दो। तो एक काम करिए, स्क्वायर और ऐड कर दीजिए। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इन्हें स्क्वायर कर कर एक बार ऐड कर दो। तो जब आप स्क्वायर कर कर ऐड करोगे, इट्स a प्लस बी कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस बी साइन फाई होल स्क्वायर इज r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपको ना अभी क्लास 11th में जो आपने पैरेललोग्राम लॉ डिराइव करा होगा वैसी इक्वेशन दिखनी शुरू हो जाएगी। इट्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। आर स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, इट्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, या बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस यहां बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आ गया कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई, और देखिए ये तो 1 हो जाएगा,
इसे 1 लिख दिया, ये आर स्क्वायर आ गया। सो ये आपको मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi is r स्क्वायर, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया इट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। तो एक बार और देख लीजिए, अगर आप फिजिकल सिग्निफिकेंस भूल गए, ए पहली वेव का एम्पलीट्यूड, बी दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड, फाई फेज डिफरेंस दोनों के बीच में, और आर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। नहीं, 8 तो हो गई थी ना, 8 हो गई थी, 9th। अब ऐसे ही अगर आप फेज डिफरेंस चाहते हैं, so this is amplitude of resultant wave। अब अगर आप थीटा चाहते हो तो दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दीजिए 6 और 7 को। अगर आप चाहते हैं थीटा कैलकुलेट करना तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप डिवाइड करेंगे ना, 7 को 6 से कर दो, तो ये आ जाएगा b sin phi डिवाइडेड बाय a प्लस b cos phi is r sin theta डिवाइडेड बाय r cos theta। r से r कैंसिल होगा, so you will get b sin phi divided by a plus b cos phi is tan theta। तो यहां से आपको फेज कांस्टेंट भी मिल जाएगा। थीटा इज फेज कांस्टेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव, फेज कांस्टेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव। भाई ये इक्वेशन नंबर 10th है। यहां तक मुझे डाउट बताइए, डाउट्स बताना शुरू कीजिए 10 तक। अच्छा, क्लियर है आपका? किसी को कोई डाउट नहीं है? शायद अभी मैं पूरा दिखा दूंगा, लिखते रहिएगा एक एक करके, बस मैं एक बार पूरी डेरिवेशन क्लियर कर दूंगा। बीच बीच में मैं रुक जाता हूं तो रिदम टूट जाता है आप लोगों का भी। लिखने के लिए पूरा टाइम दूंगा, मैं भी स्टार्टिंग पर आ जाऊंगा दोबारा से, कोई परेशानी नहीं किसी को। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद आयशा b sin phi बाय a प्लस b cos phi है, सिर्फ b बाय b थोड़ी ना, a भी तो है जी। अरबाब, अब इसके बाद आपको चाहिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। आपको चाहिए एक्सप्रेशन रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखिए क्या होगी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी आप लिख सकते हैं I इज k टाइम्स r स्क्वायर। इसे मैं 11th का ऐसे तो निकालते हैं। अब देखो r तो आपने यहां निकाला था 9th में, इस 9th को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ 11th में। तो ये I हो जाएगा इट्स k r स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। जरा मुझे बता सकते हो तुम लोग ये के ए स्क्वायर क्या है? देखें जरा कितना याद है अभी पिछली स्लाइड्स का। अरे गुड, सभी को याद है। हाँ, ये फर्स्ट की इंटेंसिटी और ये सेकंड की इंटेंसिटी। बहुत बढ़िया। इसे देख रहे हो, इसको कुछ लिख सकते हैं। देखो ये तो के ए स्क्वायर आ गया, बिल्कुल I1 सही है, ये I2 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। इसे मैंने ऐसे लिख दिया, के स्क्वायर था ना, तोड़ दिया ऐसे, के इंटू ए के इंटू बी और कॉस फाई। तो देखो यहां पर I1 था ना के ए स्क्वायर, तो रूट के ए क्या हो जाएगा,
रूट के ए क्या हो जाएगा, रूट आई वन हो जाएगा, रूट के ए हो जाएगा रूट आई वन। तो ये रूट के इंटू ये, सॉरी 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 सॉरी, के स्क्वायर नहीं था, के था। तो इस के को आप लिख सकते हैं ना रूट के ए इंटू रूट के। भाई के को मैंने रूट के इंटू रूट के लिख दिया है, तो ये ऐसा दिख रहा है आपको, रूट के ए रूट के बी कॉस फाइव। और अगर आप ये कह रहे हो कि I1 है के ए स्क्वायर, तो रूट I1 है रूट के इंटू ए। सारी वैल्यू रख रहा हूं, के ए स्क्वायर को I1 रख दिया, के बी स्क्वायर को I2 रख दिया, इसे 2 रूट ओवर I1 रख दिया, रूट ओवर I2 रख दिया, इंटू कॉस फाइव रख दिया। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई, जो कंबाइन होने के बाद वेव बनी है, ये उस वेव की इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इसे कहता हूं मैं इक्वेशन नंबर 12। यहां तक बताइए, 12 तक कोई प्रॉब्लम है कहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। चलिए अब आप लोग लिखना शुरू कीजिए। पहली स्लाइड पर आ जाते हैं, अब लिखना शुरू कीजिए। जब आप इतना लिख लें तो मुझे बता दीजिएगा सर आपको। जी अलीजा, ये बोर्ड्स में आती है, ये आई भी है और आती भी। इजी सी तो डेरिवेशन अलीजा, करके देखो एक बार। स्टेप ज्यादा है लेकिन डेरिवेशन इजी है, टफ नहीं है। हाँ तो आधी से ज्यादा तो पैरेललोग्राम वाली है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखो नेचर कितनी सिमेट्रिकल है, जो आप वेक्टर्स में पढ़ रहे थे वैसी ही आपकी वेव्स भी बिहेव कर रही है। भाई एक चीज और है, आप लोग अब वाईफाई वाईफाई लगवाओ यार, दिल्ली के हालात तो दिख रहे हैं, पता नहीं कितने साल तुम्हें ऐसे ही ऑनलाइन ही करना हो कॉलेज में जाने के बाद भी। तो ढंग के वाईफाई में इन्वेस्ट करो, तो सबसे जरूरी है। नहीं शाकिर, बस मेरे ख्याल से आज की क्लास में यही हो पाएगा, और तो कुछ नहीं करा पाऊंगा मैं। भाई लिख लिया सबने, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड। चलिए लिखिए। अरे अरबाब नहीं होता, मोबाइल इंटरनेट ना बर्बाद है। वजाहत बिल्कुल आ जाएगा। तुम्हें याद है हमने एलसीआर सर्किट में फेजर डायग्राम जिससे जो किया था ना, उसको हम इससे भी कर सकते हैं। यार अभी क्लास मत खत्म करना, कुछ तुमसे डिस्कस और भी करना है मुझे। भागना मत शुरू कर देना कि इसके बाद कुछ नहीं है। पता नहीं शान, पोस्टपोन हो जाए तो अच्छा है, हम तो अपने टाइम से खत्म करके रख लेंगे। जितना पोस्टपोन होंगे उतना आपके पास रिवीजन का टाइम बढ़ता चला जाएगा। भाई नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाए। उस डेट के हिसाब से ना अपनी प्रिपरेशन को मत टालना, तो टाइम से जैसे पिछले साल खत्म करते थे ऐसे इस साल खत्म कर देंगे।
जितना टलेगा एग्जाम आपके लिए रिवीजन का उतना टाइम हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। तो जैसे इस बार नीट में आया ना 720 बहुत आए, ऐसे ही होना चाहिए कि 100 बहुत आए बोर्ड्स में भी। भाई लिख लिया आप लोगों ने? आऊं मैं नेक्स्ट स्लाइड पर? और यार अभी लॉग आउट मत करना, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है, सभी की जरूरत पड़ेगी मुझे। चलिए लिखिए इतना। और जहां डाउट्स आते जाए ना, मतलब मैं एक बार में स्लाइड इसीलिए लिखने लगा हूं, अब आप करते जाइए, जहां आपको डाउट्स आए वहां आप पूछते जाइए। स्लाइड्स तो ऐसे देखिए कि आपके लिए सिर्फ रेफरेंस के लिए, एक बार आप सीख गए कैलकुलेशंस आप खुद कर दीजिए। हाँ मीन पहली प्रेफरेंस वही होगी, पहले उसी को कंप्लीट करेंगे अगर रिड्यूस नहीं हो। मुश्किल से 6 घंटे लगेंगे, 6 से 8 घंटे बस, क्योंकि जो 12th का रिड्यूस सिलेबस जब जेई में आएगा तो वहां डेरिवेशंस की जरूरत नहीं होती। और जो मैंने स्किप करा है वो सिर्फ नेचुरल मैग्नेटिज्म में, फेरोमैग्नेटिक वगैरह, और तो कुछ मेजर पार्ट हमने स्किप करा नहीं है। एक कलर कोड छोड़ा था, सिमेट्री के सर्किट्स नहीं करे थे, बस ये 2-4 चीजें। जो मेजर था वो करा दिया था। स्फेयर नहीं है इस साल, लेकिन स्फेयर जब तक रिड्यूस सिलेबस आया था आपको मैं स्फेयर करा चुका था गॉस लॉ में। रिफ्लेक्शन भी डिस्कस कर लिया है, तो 6 से 8 घंटे का होगा। चलिए लिख लिया सबने? अभी लिख लिया आप लोगों ने? लिख लीजिए, फायदा लिखिए लिखिए। अब अगला जो काम होगा जो हम मंडे से शुरू करेंगे वो ये होगा, ये डिसाइड करना कि कब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, कब एम्पलीट्यूड मिनिमम। भाई क्लास ओवर नहीं हुई, रुक जाओ, अभी तुमसे कुछ डिस्कस करना है, भागो मत।